Hello dear students, welcome to Nimit Academy. This is Dr. Lucky Ahuja and today we are going to talk few things about the portion sociology. So sociology portion जो है आपके वो RS मेंस में पेपर 1 में आता है, आप लोग को पता ही होगा ये बात तो, ठीक है ना। पेपर 1 में कहाँ है तो इट इज़ इन यूनिट 3 पार्ट ए, ओके। अगेन 20 मार्क्स का ये पोर्शन है, लाइक वी टॉक्ड अबाउट बिहेवियर, वो भी 20 मार्क्स का है। सो टुडे वी विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ दिस पोर्शन as well as we will talk about the previous year questions of 2018 and 2021 RS mains. Okay, let's talk about them. तो सिलेबस जो है वो बहुत लेंदी नहीं है एज सच। अगेन रीज़न सिंपल है कि 20 मार्क्स का है तो उस हिसाब से ही सिलेबस है। नाउ फर्स्ट टॉपिक जो आपको सिलेबस में मेंशन है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। नाउ सी, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। लाइक ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत वाइड है, बट आपको बहुत ब्रीफ में कुछ टॉपिक्स को यहाँ कवर करना है सो दैट आप अपने 20 मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर पाएँ। नाउ सी, फर्स्ट टॉपिक जो दिया है दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया। तो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये बहुत क्लियर है। नाउ फर्स्ट हियर वी हैव टू टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल थॉट क्या है, ये कैसे क्रिएट हुआ एंड हाउ इट डेवलप्ड इन आवर कंट्री, ठीक है। तो हमारी कंट्री में सोशियोलॉजिकल थॉट जो है उसके डेवलप होने के पीछे क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे और क्या कोर्स रहा इसके डेवलपमेंट का। अगेन ये अपने आप में बहुत लेंदी वे में पढ़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ को बहुत ब्रीफ में कवर करना है सो दैट इफ़ यू गेट अ 2 मार्कर और 5 मार्कर आप इजीली आंसर कर पाए, ठीक है। तो हम यहाँ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब कोर्स को कवर करेंगे। तो सिंपली कैसे कैसे हमारे कंट्री में सोशियोलॉजिकल थॉट क्रिएट हुआ, यानी जो हमारी सोसाइटी है उसकी स्टडी को लेकर के एक जो हम कहें थॉट प्रोसेस है वो अराइज हुई, उस सब की बात हमको यहाँ करनी होगी ना। आफ्टर दैट we also need to talk about the next topic which is obviously very general as well as interesting. So topic क्या है, कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। नाउ सी, सोशियोलॉजी के जो RS मेंस के सिलेबस है उसमें एडवांटेज क्या है कि आपको सब टॉपिक्स वहीं मेंशन किए गए हैं, फर्दर कोई बहुत आपको कन्फ्यूज़न नहीं होती कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ऑल्दो जब हम बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे तो बिहेवियर में एक इशू आती है कि हाँ बिहेवियर में आपको मेन टॉपिक दे दिया है लेकिन सब टॉपिक्स मेंशन नहीं किए हैं, बट हियर यू कैन सी कि सिलेबस में इटसेल्फ मेन टॉपिक के साथ में ही सब टॉपिक्स को भी मेंशन किया है। सो व्हेन यू विल पिक द सिलेबस एज इट इज़ मेंशन है। सो वी नीड टू टॉक अबाउट दीज 2 टर्म्स, कास्ट एंड क्लास। अब कास्ट एज अ टर्म आपने इन जनरल तो बहुत सुना होगा, क्लास यानी कि हम कहें कि सोशल क्लास जो है उससे भी आप वाकिफ़ होंगे, बट हियर वी नीड टू टॉक अबाउट दीज 2 टर्म्स इन रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, लेमन अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी टर्म का, और एक होता है एक सब्जेक्ट के व्यू पॉइंट से उस टर्म को पढ़ना। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के व्यू पॉइंट से कास्ट को और क्लास को पढ़ना है, स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट टू इंडियन सोसाइटी। नाउ सी, यहाँ पर क्या है आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें नेचर की बात करनी है, दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के, कास्ट के नेचर एज वेल एज क्लास के नेचर को डिस्कस करना है। देन वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड क्लास, how caste originated in Indian society as well as how class originated in Indian society. Basically ये दोनों जो हैं caste and class, they are examples of social stratification, यानी हमारी society जो है वो अलग अलग स्ट्रेटा या लेयर्स में डिवाइडेड है, पोर्शंस या पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें एक तरीका है कास्ट और एक दूसरा जो तरीका है दैट इज़ क्लास। तो इन दोनों की नेचर क्या है, इनकी ओरिजिन
क्या है, यानी कैसे कास्ट ओरिजिन हुआ हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली, एज वेल एज कैसे क्लास ओरिजिनेट हुई हमारी इंडियन सोसाइटी में. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट. सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट फंक्शंस एंड चैलेंजेस ऑफ बोथ कास्ट एंड क्लास. तो कास्ट हमारी इंडियन सोसाइटी में क्या कुछ फंक्शंस प्ले करती है, डज इट एक्चुअली प्ले सम फंक्शन इन इंडियन सोसाइटी. तो ऑब्वियसली हाँ, हम जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर जो रोल रहा कास्ट का जब ये ओरिजिनेट हुई तब से लेकर के आज कास्ट का मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में किस तरीके का रोल है, क्या फंक्शन है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. सिमिलरली वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द चैलेंजेस जो इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमारी सोसाइटी में अराइज होते हैं. कास्ट के कारण कुछ अलग चैलेंजेस अराइज होते हैं और क्लास के कारण सिमिलरली कुछ अलग अलग चैलेंजेस अराइज होते हैं. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम. नाउ आफ्टर दैट यहाँ जो हिडन है वो क्या है, सबसे बड़ी चीज़ दिस थिंग कि कास्ट और क्लास कैसे लिंक्ड हैं एंड कास्ट एंड क्लास में मेजर डिफरेंसेस किन कैरेक्टरिस्टिक्स में हैं, हाउ दे आर डिफरेंट, हाउ दे आर सिमिलर, how they are interlinked to each other and how they influence the Indian society in an overall manner. We will be talking about all of that. Okay, now after that, if we talk about syllabus, the next topic mentioned is processes of change. So change is inevitable, you know, कि कभी भी हम कहें कि किसी भी जगह, किसी भी सोसाइटी की हम बात करें, वहाँ चेंज होता ही ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, सो हमारी इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी सोशल चेंज एक बहुत जनरल टर्मिनोलॉजी है. सो व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रोसेसेस ऑफ चेंज, तो वो बहुत सारी प्रोसेसेस के फॉर्म में नज़र आता है ना. स्पेसिफिकली हम बात करें तो हमारे इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने अपने रिसर्च के थ्रू, अपने स्टडी के थ्रू कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं जो सोसाइटी की प्रोसेसेस ऑफ चेंज को इंडिकेट करते हैं एंड दोज आर मेंशन्ड हियर इन द सिलेबस. सो वी नीड टू टॉक अबाउट संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये चारों टर्म अपने आप में सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. टिल नाउ दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम संस्कृताइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अभी तक जो दो आपके 2018 और 2021 में पेपर्स हुए हैं मेंस के, वहाँ पर एक बार संस्कृताइजेशन से क्वेश्चन था, आई थिंक 2 बार संस्कृताइजेशन से क्वेश्चन आ चुका है इनफैक्ट, एंड एक बार क्वेश्चन आया था ग्लोबलाइजेशन से. संस्कृताइजेशन से देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2018 एज वेल देयर वाज अ क्वेश्चन इन 2021. देन ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल विलेज का क्वेश्चन आया था, दैट वी विल बी डिस्कसिंग now while discussing the previous year questions. So see, यहाँ आपको simply इन terms को समझना है. What is Sanskritization? Which sociologist told about Sanskritization? फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जो हम कहें कि जैसे संस्कृताइजेशन जब टर्म आता है तो एक हम कहें लिंक्ड वहाँ पर टर्मिनोलॉजी और आती है, जैसे देयर इज अ टर्म डोमिनेंट कास्ट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट डोमिनेंट कास्ट क्योंकि संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास ने दिया है. सो एम.एन. श्रीनिवास ने कैसे अपना रिसर्च किया और उस रिसर्च के थ्रू क्या क्या चीज़ें उनको मिली जिससे वो कंक्लूजन करते हैं संस्कृताइजेशन के बारे में. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट इन डिटेल. सो संस्कृताइजेशन हो, वेस्टर्नाइजेशन हो, सेकुलराइजेशन हो या ग्लोबलाइजेशन हो. नाउ सी, वेस्टर्नाइजेशन या सेकुलराइजेशन या ग्लोबलाइजेशन आपने ज़्यादा सुना होगा इन कंपैरिजन टू संस्कृताइजेशन, क्योंकि संस्कृताइजेशन बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो सोशियोलॉजी में ही यूज़ होती है. बट यू हैव हर्ड अबाउट वेस्टर्नाइजेशन और सेक्युलराइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, बट हमको चारों टर्म को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करना है. नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक जो मेंशन है दैट इज चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी. सो बहुत प्रैक्टिकल सा टॉपिक ये आता है. एक्चुअली दे हैव मेंशन सम सोशल इश्यूज हियर.
उन सोशल इश्यूज़ को या उन चैलेंजेस को यहाँ पर मेंशन किया गया है. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज. तो ये क्या क्या हैं? सो दे हैव मेंशन इश्यूज़ ऑफ डवरी. नाउ सिंपली डॉवरी के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने एसेज लिखे होंगे, बट यहाँ थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ना है, ठीक है ना. लाइक स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की हमको बात करनी है कि कौन सा एक्ट इस रिगार्डिंग कब आया, वहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं, ठीक है. सिमिलरली वी नीड टू टॉक अबाउट डिवोर्स एंड चाइल्ड मैरिज. अगेन divorce and child marriage as a social challenge या एज अ सोशल इशू हमारी इंडियन सोसाइटी में एक हम कहें कि बड़ा अपना प्लेस रखते हैं. तो उस लिहाज से डिवोर्स के बारे में कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करनी है. एंड चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हुए हैं, क्या क्या स्थिति कब कब रही, वो सब हमें डिस्कस करना है. नाउ सिमिलरली वी नीड टू टॉक अबाउट करप्शन. You may be simply asked about the definition of corruption. You may be asked about the causes of corruption. या फिर आप लोगों से करप्शन के हम कहें कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आफ्टर दैट देयर इज अ टॉपिक ऑफ कम्युनलिज्म. नाउ कम्युनलिज्म क्या है, सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट डालता है, एंड हाउ इट पोजेज अ थ्रेट टूवर्ड्स इंडियन सोसाइटी. वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. नाउ ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका आपको ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ठीक है. इट नॉट समथिंग वेरी न्यू, आपने कभी इन टर्म्स को सुना ही नहीं है, आप जानते नहीं. डेफिनेटली इफ़ यू आर गोइंग फॉर आरएस मेंस तो आप इन चीज़ों को कभी ना कभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत या थोड़ा ज़्यादा पढ़ चुके होंगे. बट यहाँ पर जो डिफरेंस हमें क्रिएट करना है, दैट इज़ वी नीड टू फोकस कि हमको ऐसे तो लिखना नहीं है यहाँ पर इन पर, ठीक है. ये सारे जो सोशल चैलेंजेस है, सोशल इशू है, इन पर हमको ऐसे नहीं लिखना है. हमको क्या करना है, हमको अपने क्वेश्चंस जो क्रिएट हो सकते हैं इन 2 मार्क्स एज वेल एज इन 5 मार्क्स, उनको हम बेस्ट आंसर कैसे लिखेंगे, वहाँ हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, इस चीज़ को वहाँ सीखना है. नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ टॉपिक ऑफ पॉवर्टी. नाउ अगेन वी हैव टू डिफाइन पॉवर्टी. पॉवर्टी को लेकर के जितने भी हमारे देश में हम कहें प्रोविज़न्स हुए हैं अब तक, या जितनी कमिटियाँ बनी हैं, क्या क्या किसने कहा पॉवर्टी के बारे में, वी नीड टू डिस्कस ऑल दैट. अगेन पॉवर्टी के भी डिफरेंट टाइप होते हैं. करप्शन की हम बात करेंगे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करप्शन, तो उनमें से किसी पर्टिकुलर टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट एज अ सोशल चैलेंज. अगेन अनएम्प्लॉयमेंट इन जनरल आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, लेकिन हाउ टू स्टडी इट साइंटिफिकली, ठीक है, ताकि आप आंसर कर सके, वो यहाँ इंपॉर्टेंट है. तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज हो गए, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, या हम कहें कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है. कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सप्लेन करने को भी कहा जा सकता है. आफ्टर दैट देयर इज ड्रग एडिक्शन एज अ सोशल चैलेंज. ड्रग एडिक्शन भी हमारे इंडियन सोसाइटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है. वी नीड टू talk about that as it is mentioned in your syllabus. So see, ड्रग एडिक्शन को भी इन जनरल आप जानते हैं कि हाँ कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं, लोग उन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं, उनके एडिक्टेड हो जाते हैं, दैट इज़ ड्रग एडिक्शन. लेकिन स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर, व्हाट आर द कॉजेज़ जो यूथ में ड्रग एडिक्शंस को बढ़ाते हैं, एंड स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या लॉज इस रिगार्डिंग कब कब डेवलप किए गए. वी नीड टू डिस्कस ऑल दैट. आफ्टर दैट देयर आर vulnerable sections, especially Dalit, elderly and disabled. Again this is also very important topic कि कुछ vulnerable sections की हमको बात करनी है. कुछ सोसाइटी के ऐसे हिस्से, ऐसे sections जिनके इश्यूज़ बहुत हम कहें कॉमन हैं, या उनके प्रॉब्लम्स से इन्फ्लुएंस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, या उनके सोशल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. सो स्पेशली वी नीड टू टॉक अबाउट दलित, देन वी नीड टू टॉक अबाउट एल्डरली पीपल एंड द डिसेबल्ड. अगेन इनके कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट ने क्या प्रोविज़न्स किए हैं, इनके इश्यूज से लिंक करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या प्रोविज़न्स इनके लिए किए गए हैं. वी नीड टू टॉक अबाउट ऑल दैट. नाउ आफ्टर दैट
The last topic mentioned in your syllabus here is tribal community of Rajasthan. We need to talk about few tribal communities of Rajasthan which have been mentioned in your syllabus. So क्या क्या आपको mention किया है? We need to talk about Bhil community of Rajasthan. Then we also need to talk about Meena community of Rajasthan, and the third one mentioned is Garasia community of Rajasthan. Now see, ये ओवरलैप करने वाला टॉपिक है. क्यों? क्योंकि आप जब राजस्थान जी के पढ़ते हो, ठीक है, जब आप कल्चर पढ़ोगे राजस्थान का, वहाँ पर आपको इन तीनों ट्राइबल कम्युनिटीज़ को पढ़ना ही होता है. अगेन यहाँ पर हम थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इन तीनों कम्युनिटीज़ को कवर करेंगे. हियर यू हैव बीन स्पेसिफिकली मेंशन कि इन तीनों कम्युनिटीज़ का आपको क्या पढ़ना है, प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर, कि भील, मीना और गरासिया क्या इनके प्रॉब्लम्स कॉमन हैं, यानी अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं हमारे राजस्थान की. सो आर दे हैविंग कॉमन प्रॉब्लम्स? यस, डेफिनेटली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स भी होंगे. और अगर हम बात करें इनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की, तो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स भी इन तीनों कम्युनिटीज़ के अलग अलग होंगे. नाउ वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ दीज कम्युनिटीज़, कि इनके वेलफेयर के लिए हमारे गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या प्रोविज़न्स किए हुए हैं, उन सब में से भी किसी पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बिसाइड्स दिस जो मेंशन नहीं है यहाँ, प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर ही मेंशन है, बट सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ दीज 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़, वहाँ से कभी भी क्वेश्चन पिक कर सकते हैं. तो तीनों को स्पेसिफिकली हमें कवर करना है. भील कम्युनिटी, मीना कम्युनिटी एंड गरासिया कम्युनिटी, तीनों के अलग अलग सोशल प्रैक्टिसेस हैं, उन सबको और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें डिस्कस करना होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सा सिलेबस है, बहुत प्रैक्टिकल है, बट फेचिंग गुड मार्क्स इज़ समथिंग अबाउट विच आई एम कंसर्न. ठीक है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हाँ दिस इज़ समथिंग हम अपने आप पढ़ सकते हैं. हाँ, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बट अगेन जो फोकस होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं. आप जिस भी सोर्स से पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमारा फोकस ये होना चाहिए कि किस टॉपिक में से मैक्सिमम क्या क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं, एंड उनको क्वेश्चंस को हम किस तरीके से टारगेटेड वे में आंसर करें कि मैक्सिमम मार्क्स हम गेन कर पाएँ. अगेन मैं स्पेसिफिकली ये वाले पोर्शन, सोशियोलॉजी वाले पोर्शन पढ़ाते हुए ज़्यादा फोकस हमारा उसी चीज़ पे रहेगा कि कौन से क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जनरल चीज़ें होंगी. कुछ आपने डॉवरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, अगेन आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, स्पेसिफिकली ये तीनों ट्राइब्स जो दिए हैं. तो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, आई नो कि आप ऑलरेडी उसको बहुत रीड आउट कर चुके होंगे मे बी, बट दैट इज़ नॉट एन इशू. वी विल बी फॉलोइंग अ साइंटिफिक अप्रोच, क्योंकि टॉपिक को हम ज़ीरो से लेकर के कवर करेंगे, एंड फिर उसके साथ में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं उनकी भी बात करेंगे. दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस. नाउ आफ्टर दिस we need to talk about PYQs. Now PYQs में obviously हमारे पास 2018 and 2021 के क्वेश्चंस हैं. Now 2018 के क्वेश्चंस हम पहले ले रहे हैं. This was asked in 15 words. Obviously that is for 2 marks. ठीक है, and ये आया है RS 2018 में. तो अभी इनिशियली हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं वो 2018 के हैं. आई टेल यू कहाँ से 2021 का शुरू हो रहा है. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पूछा दैट इज़ रिलेटेड टू संस्कृताइजेशन. सो सिलेबस में हमने बात करी कि वहाँ पर प्रोसेसेस ऑफ सोशल चेंज में आपको संस्कृताइजेशन दिया हुआ है. नाउ संस्कृताइजेशन से ही लिंक्ड कॉन्सेप्ट है क्या, डीसंस्कृताइजेशन. सो हियर यू हैव बीन आस्क्ड क्लियरली दैट व्हाट इज़ डीसंस्कृताइजेशन. नाउ सी, बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, कुछ घुमाया नहीं, बट उसको आंसर करना विद इन द वर्ड लिमिट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ सी, 15 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आपको एक एक वर्ड काउंट करके 15 वर्ड्स लिखने हैं. दैट कैन बी लाइक 20 एंड इवन समटाइम्स 22, 4, 5. ठीक है ना, बट
आपको फ्रेमिंग ऐसे करनी होती है कि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो पूछा गया उसके बारे में। अब ना 15 का मतलब आप ये नहीं कि उसको 40 वर्ड्स पे लेकर के चल जाए, मैक्स टू मैक्स आप अकॉर्डिंग टू मी दैट यू कैन कैरी इट अप टू 22, 3, 25 words. ठीक है, now see how you can answer this. What is desensitization? So just look at the answer. The desensitization is the process of downward social mobility. Now this is the key word here. Now sensitization जो होता है that we will study, that is the process of upward social mobility. But यहाँ sensitization और desensitization अपोजिट प्रोसेसेस हैं एक्चुअली, ठीक है. सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी. दिस इज़ द की वर्ड हेयर. अब अगर ये लिखोगे डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी तो यहाँ पर मार्क्स फेच करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है. वेयर द पीपल ट्राई टू acquire the low profile social status by getting sanctioned with caste identities of the lower caste in the Indian caste hierarchy. Now see, होता क्या है डिसेंसिटाइजेशन, तो आपको सिंपली ध्यान रखना है कि ये डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है, यानी सोशल प्रोफाइल जिनका हम कहें ना एक हायर है वो लोअर सोशल प्रोफाइल अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ठीक है. तो क्या होता है कि पीपल ट्राई टू अडेप्ट और अक्वायर द लो प्रोफाइल सोशल स्टेटस. कुछ लोग ये करने लगते हैं कि वो लो प्रोफाइल स्टेटस जो है वो अक्वायर करने की कोशिश करते हैं by getting sanctioned with caste identities of the lower caste. Specifically in context of caste ये बात आती है कि जो lower caste है उससे identify करके. Now again जब हम caste पढ़ेंगे that is a kind of stratification of Indian society. Now वो social stratification में हम देखते हैं कि lower to higher में caste को arrange किया गया है, एक hierarchy बनी हुई है ना. कुछ कास्ट को लोअर कंसीडर किया जाता है, कुछ को हायर कंसीडर किया जाता है. नाउ डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है कि जो सो कॉल्ड हायर स्टेटस वाले लोग हैं, हायर कास्ट स्टेटस वाले लोग हैं, दे ट्राई टू अक्वायर द लो प्रोफाइल, ठीक है, लो सोशल स्टेटस अक्वायर करने की कोशिश करते हैं. कैसे? बाय गेटिंग सैंक्शन विद कास्ट आइडेंटिटीज ऑफ द लोअर कास्ट इन द इंडियन कास्ट हायरार्की. तो हमारी जो इंडियन कास्ट हायरार्की है, यानी जो भारतीय जाति व्यवस्था है, ठीक है ना, उस जाति व्यवस्था में या उस जाति पदानुक्रम में कुछ लोग कोशिश करते हैं क्या करने की कि जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट होती हैं उनसे आइडेंटिफाई करने की, वी ऑल्सो बिलोंग टू देम, ठीक है. ये जो चीज़ है दैट इज़ डिसेंसिटाइजेशन. इन रियल दे आर कंसीडर्ड फ्रॉम हायर कास्ट स्टेटस, लेकिन लोअर कास्ट स्टेटस के लोगों को कुछ जो एडवांटेजेस मिलते हुए देखे जाते हैं, उन एडवांटेजेस को देखते हुए कुछ सो कॉल्ड हायर कास्ट के सोशल स्टेटस के जो ग्रुप्स हैं वो कोशिश करते हैं उस लोअर कास्ट जो सोशल स्टेटस है उससे आइडेंटिफाई करने की, उससे मैच करने की, एंड इट इज़ कॉल्ड डिसेंसिटाइजेशन. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी. तो ये कॉन्सेप्ट में हमने मैक्सिमम हम कहें कि इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश की यहाँ पर कि डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी है जिसमें लोग क्या करते हैं कि लोग अक्वायर करने की कोशिश करते हैं लो प्रोफाइल कास्ट स्टेटस और लो प्रोफाइल सोशल स्टेटस, क्या करके? बाय आइडेंटिफाइंग विद द लोअर कास्ट पीपल, ठीक है. उनके जो भी स्पेसिफिकली हम कहें कि आइडेंटिटीज़ हैं उससे ही वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ डिसेंसिटाइजेशन. नाउ सी, desensitization is the opposite process of sensitization. When we talk about sensitization, M.N. Srinivas ने इन दोनों concepts की बात की थी. When we talk about sensitization तो बहुत क्लियर होता है कि जो कुछ लोअर कास्ट पीपल हमारी इंडियन कास्ट हायरार्की में है ना, अगेन सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल, वो अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं बाय आइडेंटिफाइंग विद द हायर कास्ट सोशल स्टेटस, ठीक है. जब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स को तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर अबाउट द राइटिंग ऑफ आंसर्स कि कैसे हम पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के साथ आंसर कर सकते हैं. Now see, second one is
कास्ट इज एन एंडोगेमस ग्रुप, हाउ? तो कास्ट एक एंडोगेमस ग्रुप है, कैसे है? ना एंडोगेमस क्या होता है, पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो कास्ट को जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो कास्ट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हम पढ़ते हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दैट कास्ट इज़ एंडोगेमस एंटिटी। कास्ट एंडोगेमस होती है, एक क्लोज्ड ग्रुप होती है। तो यहाँ यही पूछा गया है कि कास्ट एंडोगेमस कैसे है। सो आंसर हियर इज कास्ट इज एंडोगेमस ड्यू टू इट्स सोशल स्ट्रक्चर restricting marriage and social interactions within the same caste, preserving hereditary distinctions and traditions for generations. Now see, caste endogamous है, एक क्लोज एंटिटी है। क्यों? अपने स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर के कारण ये रिस्ट्रिक्ट करती है मैरिज को। क्यों? क्योंकि इंडियन जो कास्ट सिस्टम है, जो कास्ट हायरार्की है, उसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक कंसीडर किया जाता है दैट पीपल मैरी विद इन द कास्ट। ठीक है, कि कास्ट के अंदर ही मैरिज का प्रोविज़न बनाया गया है। नाउ अगेन हम कहेंगे कि मॉडर्न टाइम्स में जब हम चेंज पढ़ेंगे कास्ट सिस्टम में, तो उस चेंजेस में ऑब्वियसली ये जो नेचर है, हमारी जो एंडोगेमस नेचर है या विद इन कास्ट मैरिज का जो नेचर है, उसमें कुछ चेंजेस श्योरली हुए हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमें एंडोगेमस कैरेक्टरिस्टिक को ही फोकस में रखना है, सो यू नीड टू आंसर कि मैरिज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है एज वेल एज सोशल इंटरेक्शंस को भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। ठीक है ना। नाउ डिफरेंट टाइप से सोशल इंटरेक्शन रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, स्पेशली लाइक जो आपका ईटिंग बिहेवियर है उस पर सेंक्शंस लगाए गए हैं। तो सेम कास्ट में ही सोशल इंटरेक्शंस को बढ़ावा दिया गया है कास्ट सिस्टम में, या आपकी कास्ट हायरार्की में मैरिज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है सेम कास्ट तक। नाउ प्रेजेंटिंग हेरिडिटरी डिस्टिंक्शन एंड ट्रेडिशंस फॉर जनरेशंस। नाउ यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं किसको, हेरिडिटरी डिस्टिंक्शन को, क्योंकि कास्ट जो है दैट इज अस्क्राइब्ड स्टेटस, यानी कास्ट आपको बाय बर्थ मिल जाती है, हेरिडिटी के साथ मिल रही है, आप कोई एफर्ट करके अपना कास्ट नहीं गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो कास्ट में पर्सन्स हैं वो प्रिजर्व कर पाते हैं अपने हेरिडिटरी डिस्टिंक्शन को, यानी थ्रू हेरिडिटी जो उनको कास्ट मिली है वो उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं और अपने ट्रेडिशंस को अगली जनरेशंस तक पास करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को आगे की जनरेशंस को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द थिंग। जब हम बात करते हैं एंडोगेमस नेचर ऑफ कास्ट की, तो हमको स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सोशल इंटरेक्शंस को ध्यान रखना है, जिसके कारण कोई भी कास्ट जो है दैट इज एबल टू प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी और दैट इज एबल टू प्रिजर्व इट्स हेरिडिटरी डिस्टिंक्शन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। Now ये भी 2 मार्कर था। देन नेक्स्ट वन इज अगेन अ 2 मार्कर क्वेश्चन, 15 वर्ड्स ही है, 2018 से ही है। क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशल थॉट। सो पहला जो आपका टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, वहाँ से ये क्वेश्चन ऑब्वियसली पिक किया गया है। सो व्हेन वी विल टॉक अबाउट सोशियोलॉजिकल थॉट, उसके डेवलपमेंट की बात करने से पहले ऑब्वियसली वी नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज सोशियोलॉजिकल थॉट और सोशल थॉट, और उसी को यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया है। सो वी कैन आंसर दैट सोशल थॉट encompasses ideas and concepts about human society, culture and relationships. It explores values, norms, wait a minute, values, norms and theories to understand and analyze societal structures, behavior and change. Now again, इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि हम मैक्सिमम टर्म्स को कैसे इंक्लूड करें अपने आंसर में। ना सोशल थॉट या सोशियोलॉजिकल थॉट क्या है? इट इज़ बेसिकली डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू
ह्यूमन सोसाइटी, उनके बारे में थॉट क्रिएट करना है, उनके रिगार्डिंग यानी ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेड जो अलग अलग आइडियाज़ हैं उनकी बात करना ही सोशल थॉट है। नाउ यहाँ पर क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, सो कल्चर आ जाएगा, रिलेशनशिप्स आ जाएंगी, ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर एंड रिलेशनशिप्स, इन सब के बारे में अलग अलग आइडियाज़ को, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है सोशल थॉट। नाउ इट एक्सप्लोर्स, नाउ व्हाट एल्स इट एक्सप्लोर्स डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज societal structures, behavior and change, as well as different theories to understand the societal structure, the structure of society, the behavior of society and the change in society. So यहाँ हमने again maximum terms को include करके हमारे आंसर को इफेक्टिव बनाने का एक एफर्ट किया है. So this is a thing you need to learn and वो प्रैक्टिस से ही आएगा obviously. Now fourth question is, what is सागरी कस्टम प्रोहिबिशन एक्ट? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक अलग से क्वेश्चन आपका पिकअप हो गया. तो जो सोशल इश्यूज़ हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है. जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे वहाँ से, पॉवर्टी की बात करेंगे वहाँ से इसको लिंक किया जा सकता है. सो सागरी कस्टम was a bonded labor system in राजस्थान. So ये राजस्थान का एक bonded labor system था and बात पूछी गई है सागरी कस्टम प्रोहिबिशन एक्ट की. Now through this act bonded laborer were freed from slavery and sagri practice was made a punishable offense. Now simply here you need to write what it is. तो सागरी कस्टम जो था वो क्या था, दैट इज़ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन राजस्थान. हमारे राजस्थान में बंधुआ मजदूरी या बॉन्डेड लेबर का ये एक सिस्टम हुआ करता था. ना ये जो एक्ट रहा सागरी कस्टम प्रोहिबिशन एक्ट, इस एक्ट के थ्रू इस जो बॉन्डेड लेबर्स थे उनको फ्री कराया गया स्लेवरी से, एज वेल एज जो ये जो प्रैक्टिस थी सागरी कस्टम की, इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया. सो दैट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. Now after this we need to talk about the next question. हाँ, this is 50 words question. ये 5 मार्कर है again from 2018, ठीक है. and अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए they were 2 markers and this one is 5 marker. क्वेश्चन है what are the changes brought by secularization in religion. तो सेकुलराइजेशन को जब हम एज ए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि व्हाट इज़ सेकुलराइजेशन. देन इस सेकुलराइजेशन का रिलीजन पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, कैसे इसने इन्फ्लुएंस किया है रिलीजन को. वी नीड टू आंसर दिस. सो हाउ वी कैन आंसर दिस. इन जनरल आप कुछ चीज़ें समझ पाते हैं कि हाँ सेकुलराइजेशन के कारण जो रिलीजियस प्रैक्टिस या रिलीजियस डॉगमास थे उन पर एक बड़ा असर हुआ है. बट यहाँ हम एक प्रॉपर आंसर कैसे लिख सकते हैं इससे रिलेटेड उसकी बात कर रहे हैं. नाउ सेकुलराइजेशन हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ऑन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सेकुलराइजेशन तो ये बहुत क्लियर है कि सेकुलराइजेशन के कारण जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ पर वो डेफिनेटली क्या हुआ है, उसमें डिक्लाइन हुआ है, वो इन्फ्लुएंस कम हुआ है. Now, as societies have become more pluralistic and diverse. Now, because of secularization, जो societies हैं अलग अलग जगह पर दुनिया में वो ज़्यादा diverse हो गई हैं, वो ज़्यादा pluralistic हो गई हैं. हम कहें कि किसी भी सोसाइटी में एक ही रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि सोसाइटीज़ हैव बिकम मोर प्लूरिस्टिक एंड मोर डाइवर्स. इट हैज़ एनकरेज्ड a separation of religious and state institution. Now again that is important कि हमारे secularization ने क्या किया, that it has encouraged a separation of religious and state institution. अलग अलग जो religious institution है और जो state या governmental institution है उन सब के बीच में क्या किया है, एक separation को encourage किया है. secularization कभी भी religion को
गवर्नमेंट या स्टेट इंस्टीट्यूशन के साथ लिंक नहीं करता है, इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है. प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड एक्सप्रेशन. सो it has led to promotion of freedom of belief and expression. So हर person का अपना अपना belief system होगा, अपना अपना expression का तरीका होगा, और इन सब की freedom दी जाएगी. हम कहेंगे डिस्पाइट ऑफ द रिलीजन ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन का रिलीजियस बिलीफ जो है उसको बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखा जाता है. नाउ आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू द आंसर बिकॉज इट इज़ 50 वर्ड्स. यहाँ मैंने थोड़ा सा हायर साइड पे लिया है, ठीक है, कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ मैंने लिखने की कोशिश की है. थोड़ा इसको और आप शॉर्ट करेंगे तो वो बेटर आंसर रहेगा, ठीक है. People have become more selective in their religious practices. Now again, लोग सेकुलराइजेशन के कारण बहुत सेलेक्टिव हो गए हैं अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस में, and traditional religious norms have adapted to modern values. Now this is also important that due to secularization जो ट्रेडिशनल रिलीजियस नॉर्म्स थे दे हैव अडेप्टेड टू मॉडर्न वैल्यूज़. वो अडेप्ट हो गए हैं किसके अकॉर्डिंग, मॉडर्न वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग. नाउ सेकुलराइजेशन ऑल्सो इंकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप इस वाले पॉइंट को ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट encourages critical thinking and a more rational approach to understanding the world, challenging religious dogma. तो सेकुलराइजेशन ने किस चीज़ को encourage किया है, क्रिटिकल थिंकिंग को और रैशनल अप्रोच को. दैट बिकॉज ऑफ सेकुलराइजेशन अब लोग रिलीजियस डोगमास को चैलेंज कर पाते हैं. ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सेकुलराइजेशन जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस डॉगमास थे उनको एज इट इज़ अडॉप्ट करना हर इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है. वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी रैशनैलिटी को यूज़ ले सकता है. Now overall it has diversified belief systems. This is very important. ये last line यहाँ as a conclusion हमारे पास बहुत important है. Then overall it has diversified belief system, making society more pluralistic and accommodating of diverse world views and lifestyles. So एक कंक्लूजन के फॉर्म में हमने ये लाइन यहाँ मेंशन किया है दैट इट हैज़ डाइवर्सिफाइड बिलीफ सिस्टम्स. की सेकुलराइजेशन ने बिलीफ सिस्टम में एक डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट किया है. different people are having different kind of belief system and they are living together in the society, they are participating together in the society and making society more pluralistic and accommodating of diverse world views and lifestyle, जिसके कारण हमारी जो society है वो और ज़्यादा pluralistic हुई है. अगेन हम कहें कि बहुत अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट्स के लोग हमारी सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उससे क्या हुआ दैट अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्स वर्ल्ड व्यूज़, दुनिया के अलग अलग तरीके के जो नज़रिए हैं, जो विचार हैं, वो सब एक ही सोसाइटी में अकोमोडेट हो रहे हैं, एक ही सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं, और अलग अलग लाइफस्टाइल्स भी हमें उसी सोसाइटी के हिस्से के रूप में देखने को मिल रही हैं. सो हियर यू नीड टू सी कि हमने एक जनरल वे में बहुत अच्छे से सेकुलराइजेशन के इम्पैक्ट को देखा, और एज वेल हमने उसका एक कंक्लूजन भी निकाला कि सेकुलराइजेशन ने फाइनली रिलीजन को किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया है. नाउ दिस वाज वेरी जनरल टर्म, हम कहीं जनरल क्वेश्चन था, आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, बट दिस वाज वन टाइप ऑफ राइटिंग द आंसर विच आई कंसीडर अप्रोप्रिएट. ओके, now next question is what are the constitutional efforts to solve the problems of tribes in Rajasthan. now again आपको जो सोशियोलॉजी का लास्ट टॉपिक था वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम्स एंड वेलफेयर को लेकर के दिया गया, वहीं से क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स हैं जो ट्राइब्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अडॉप्ट किए गए हैं यहाँ पर हमारे राजस्थान में. सो जस्ट हैव अ लुक एट द आंसर, लेट मी ड्रिंक वाटर, आप पढ़िए तब तक. सी, अब पहली चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है दैट यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द
कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स के बारे में पूछा है। होगा क्या कि कई बार जस्ट देखते ही आप ट्राइब्स के लिए जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स चलाई है ना उनको लिखने लग जाएंगे, ठीक है। आप भीलों के लिए जो स्कीम चलाई है, या हम कहें कि स्पेसिफिकली SC/ST के लिए जो भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स रन की है राजस्थान गवर्नमेंट ने, आप उनको आंसर में लिखने लगेंगे अगर आप जल्दबाजी में हैं तो। बट आपको केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसके बाद ही आंसर लिखना है। व्हेन यू विल गो विद द क्वेश्चन केयरफुली, तो आपका फोकस होगा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स पर। तो अगेन ट्राइब्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स क्या किए गए हैं, वी नीड टू राइट देम। नाउ सी, if we talk about Article 244(1), so it designates Rajasthan as a scheduled area allowing for special governance through the 5th and 6th schedules. Now that is very clear कि राजस्थान को 244(1) के अंदर एक शेड्यूल एरिया में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि एक स्पेशल गवर्नेंस 5th and 6th शेड्यूल जो हैं उनके थ्रू अडॉप्ट किया जाता है, विच फोकस ऑन ट्राइबल राइट्स एंड ऑटोनॉमी। और ये जो 5th and 6th शेड्यूल है इनके अंदर ट्राइबल राइट्स को और ऑटोनॉमी को फोकस में रखा जाता है। नाउ एडिशनली द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया दैट इज कॉल्ड पैसा एक्ट, आपने पढ़ा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। पैसा एक्ट 1996 एक्सटेंड्स local self-governance to tribal regions, enhancing community participation। ये जो पैसा एक्ट जो लाया गया 1996 में, दिस एक्ट एक्सटेंड्स लोकल सेल्फ गवर्नेंस टू ट्राइबल रीजन। जितने भी ट्राइबल रीजन्स हैं वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को हम कहें प्रपोज किया गया है, उसको इन रियल उस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है, एनहांसिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। और इससे क्या हुआ कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को मैक्सिमम करने का कोशिश किया गया है। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ मेंशन करी। आफ्टर दैट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स हैं उनका बेसिक एम क्या है। सो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स एम टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड। अब ये जो आपके 5th and 6th शेड्यूल की बात है, या आपका पैसा एक्ट जो है वो बेसिकली किस चीज़ को एम करते हैं। सो दे एम टू प्रोटेक्ट ट्राइबल लैंड, कल्चर एंड आइडेंटिटी। ट्राइबल लैंड यानी उनका जो भी भूमि है, उनकी जो ज़मीन है उसका प्रोटेक्शन हो पाए, उनकी कल्चर का प्रोटेक्शन हो पाए, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रह पाए, इसके एफर्ट्स करती हैं। promoting the overall development and well-being in Rajasthan and other tribal regions of India। सिंपली इसमें क्या फोकस किया गया है कि इनका ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग हो सके राजस्थान में भी, एज वेल एज हमारे देश के दूसरे जो ट्राइबल रीजन्स हैं उन सब में भी, क्योंकि ये एफ़र्ट्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एफ़र्ट्स हैं, वो सिर्फ राजस्थान के लिए ऑब्वियसली नहीं है, बट हमसे राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया तो हम स्पेसिफिकली राजस्थान की बात करेंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल टू अदर ट्राइबल रीजन्स ऑफ इंडिया। ये भी आपको यहाँ मेंशन अगर कर देंगे तो कोई बुराई नहीं है। ना आफ्टर दैट ये हमारे 2018 के क्वेश्चन हो गए। आफ्टर दैट ये आपका RS 2021 का यहाँ से शुरू हो रहा है। सो हियर द क्वेश्चन इज व्हाट इज शारदा एक्ट। शारदा एक्ट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। नाउ सी, सोशल चैलेंजेस में वी नीड टू टॉक अबाउट डाउरी, डाइवोर्स, चाइल्ड मैरिज। जब चाइल्ड मैरिज के बारे में आप पढ़ते हैं तो वहीं पर किसका नाम आता है, शारदा एक्ट का नाम आता है, और उसी से आपको क्वेश्चन पूछा है। सो द शारदा एक्ट रेफर्स टू द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 इन इंडिया। सो आप सबको ये पता होगा, बहुत सिंपल सा एक्ट है ये, कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो लाया गया था 1929 में इंडिया में, उसी को शारदा एक्ट का नाम दिया जाता है। एम्ड एट प्रोहिबिटिंग child marriages and setting a legal age for marriage, addressing a critical social issue। तो इस शारदा एक्ट का एम क्या था, सिंपली चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करना, एक लीगल एज जो है मैरिज के लिए उसको सेट करना या डिसाइड करना, और इससे क्या किया गया कि एक क्रिटिकल सोशल इशू को एड्रेस किया गया, दैट इज़ द सोशल इशू ऑफ चाइल्ड मैरिज।
So that was very simple. After that, नेक्स्ट वन इज वाई इज कास्ट सिस्टम एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. अगेन देखो प्रीवियस में भी एक कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन था, इसमें भी 2018 में भी कास्ट सिस्टम से क्वेश्चन पूछा, यहाँ 2021 में भी पूछा. तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, रिपीट आपको एक ही टॉपिक से किसी दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा. नाउ वाई इज कास्ट सिस्टम एन एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. तो कास्ट सिस्टम इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल क्यों है ये हमें यहाँ आंसर करना है. ना इसमें हम ना ऐसे लिख सकते हैं, हम 5-7 पेजेस लिख सकते हैं, आप सभी लिख सकते हैं मुझे पता है, लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल जो वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखते हुए एक अच्छा आंसर क्रिएट करना है. दैट इज़ आवर टारगेट. सो द कास्ट सिस्टम इज़ इनहेरेंटली अनइक्वल. नाउ जब आप इनहेरेंटली वर्ड यहाँ लिखते हैं तो ये यहाँ कीवर्ड हो जाएगा कि आप इंडिकेट कर रहे हैं कि कास्ट जो है वो किसी को भी बाय बर्थ मिल जाता है, एक अस्क्राइब्ड स्टेटस है, कोई अपनी कास्ट को चूज़ नहीं करता है. दैट इज़ इनएट और इनहेरेंट. सो कास्ट सिस्टम इज़ इनहेरेंटली अनइक्वल, और इनहेरेंटली ही ये हमें क्या बना देता है, अनइक्वल बना देता है. एज इट स्ट्रेटिफाई सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ, क्योंकि ये सोसाइटी को स्ट्रेटिफाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, क्योंकि किसी भी पर्सन को उसकी कास्ट बाय बर्थ ही हम कहें एस्क्राइब कर दी जाती है, उसे दे दी जाती है. डिनाइंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स एंड डिग्निटी टू इंडिविजुअल्स. और इससे क्या होता है, क्योंकि बाय बर्थ ही आप किसी को एक कास्ट स्टेटस दे रहे हैं, तो आप उस पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को, उसके राइट्स को, उसके डिग्निटी को डिनाई कर रहे हैं, जो उसे मिलनी चाहिए उन सब से उसको दूर रख रहे हैं. परपेचुएटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल हायरार्कीज. और इससे क्या बढ़ रहा है, सिंपली जो सोसाइटी है उसमें डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है, बिकॉज सम कास्ट आर कंसीडर्ड लोअर कास्ट, सम कास्ट आर कंसीडर्ड अपर कास्ट, एज वेल एज जो सोशल हायरार्की है उसका परपेचुएशन हो रहा है कि हाँ बहुत पुराने समय से ही दीज कास्ट आर लोअर कास्ट एंड दीज कास्ट आर अपर कास्ट. तो यहाँ हमने एक हम कहें ना अगेन कि हाँ इनइक्वालिटी है ही, बट उससे कैसे हम यहाँ इंडिकेट करें कि हाँ ये एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का. तो एक तो क्योंकि भाई बाय बर्थ ही आप स्ट्रेटिफाई कर दे रहे हैं, किसी को भी उसकी कास्ट बर्थ से ही मिल जा रही है, और इससे उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, उसके राइट्स जो हैं वो उससे छीने जा रहे हैं, उसकी डिग्निटी जो है वो उस इंडिविजुअल को नहीं मिल पा रही है, और साथ के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन को आगे से आगे सोसाइटी में बढ़ाते जा रहे हैं. आफ्टर दैट, what is global village? Now this is a question from globalization. हमने सोशल प्रोसेसेस में सिलेबस में देखा था, एक टर्म आती है ग्लोबलाइजेशन. तो वहीं पर एक लिंक टर्म आता है जब हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ते हैं. तो सोशियोलॉजी में बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है किसका, ग्लोबल विलेज का. ग्लोबल विलेज क्या है, लेट्स सी द आंसर. द ग्लोबल विलेज इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉइन्ड बाय मार्शल मैक्लुहान. तो ये ग्लोबल विलेज जो है किसका कॉन्सेप्ट है, मार्शल मैक्लुहान का कॉन्सेप्ट है, highlighting how modern communication technologies, particularly the internet and mass media, have interconnected the world, making it an interdependent community. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, जो कि मार्शल मैक्लुहान ने प्रेजेंट किया था. क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये प्रेजेंट किया है, तो हम यहाँ नाम लिखेंगे इन सोशियोलॉजिस्ट का, तो इट विल बी फैक्टर. ठीक है, तो क्या कहते हैं मार्शल मैक्लुहान की व्हाट इज़ ग्लोबल विलेज, कि यहाँ पर हमारे मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली इंटरनेट एंड मास मीडिया की बात करते हुए वो बताते हैं दैट दीज हैव मेड द वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड, कि पूरी दुनिया आपस में इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, कि एक अपना सा गांव सा जो है वो बन गया, ग्लोबल विलेज की स्थिति क्रिएट हो गई है. बिकॉज हम कहें कि माइक्रो सेकेंड्स में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है, माइक्रो सेकेंड्स में कम्युनिकेशन हो रहे हैं. दैट्स वाई इन्होंने ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया. तो सिंपली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, स्पेसिफिकली इंटरनेट एंड मास मीडिया को फोकस में रखते हुए वो कह रहे हैं कि अब पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट हो गई है, जस्ट लाइक अ विलेज.
Now next question is from corruption. So here you have been asked define political corruption. Again जब हम corruption पढ़ेंगे तो there are different types of corruption. आपसे यहाँ पूछा गया है कि political corruption क्या होता है, इसको define करिए. So let's see the answer. Political corruption involves the abuse of power and position by government officials or institutions. Now यहाँ focus क्या होगा, अब corruption में obviously some abuse of power and position होगा, specifically by government officials or government institutions for personal gain or to undermine the public interest, often through bribery, embezzlement or influence peddling. Now these are the terms related to corruption जो आपके कीवर्ड बनते हैं यहाँ पर. तो बिल्कुल हमको ध्यान रखना है कि अपनी पावर का अब्यूज़ करना, अपनी पोजीशन का अब्यूज़ करना किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, किस लिए. हमने तीनों चीज़ें यहाँ इंक्लूड कर दी. पर्सनल गेन के लिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर देना, उसको फोकस में ना रखना. और किस तरीके से किया जाता है, तो ऑफन थ्रू ब्राइबरी, एम्बेजलमेंट और इन्फ्लुएंस पेडलिंग. अपना हम कहें कि अपना जहाँ पावर या पोजीशन का इन्फ्लुएंस पड़ सकता है उसको ज़बरदस्ती यूज़ लेना या सीधे सीधे ब्राइबरी यूज़ लेना. दैट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग करप्शन. ठीक है, तो तीनों चीज़ों को हमने इंक्लूड किया कि भाई कौन करता है, ठीक है, किस लिए करता है तो करप्शन होता है, और किस किस तरीके से करता है तो पॉलिटिकल करप्शन कहलाता है. Now after that, next one is what is the eligibility of old age pension in Rajasthan. So राजस्थान में ओल्ड एज पेंशन का क्या एलिजिबिलिटी है, दैट वाज द क्वेश्चन. क्योंकि हमको जो स्पेसिफिक आपको कुछ वल्नरेबल पोर्शंस पढ़ने हैं उसमें एल्डरली पीपल को भी पढ़ना है, और जब आप एल्डरली पीपल को पढ़ेंगे तो ये उनके जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको भी पढ़ेंगे. और वेलफेयर की स्कीम्स में से एक है ओल्ड एज पेंशन स्कीम. तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है. सो सिंपल क्वेश्चन है. एलिजिबिलिटी फॉर द ओल्ड एज पेंशन रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू बी रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट एज 60 और अबव. तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे स्टेट के रेजिडेंट्स जिनकी एज 60 साल या उससे ऊपर है उनको एलिजिबल कंसीडर किया गया है. एंड फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स मीटिंग स्पेसिफिक इनकम एंड सोशल क्राइटेरिया. इसके बाद जो दूसरी चीज़ एलिजिबिलिटी में रखी जाती है तो कुछ इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स के बेसिस पर इसको एलिजिबल माना गया है, और कुछ स्पेसिफिक इनकम और सोशल क्राइटेरिया को भी इंक्लूड किया गया है. सो दैट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. कोई कंसेप्चुअल बात यहाँ पर है नहीं, फैक्चुअल है. Now next question, this is for 50 words, 5 marker है, 2021 का क्वेश्चन है. That which attributes have been given for dominant caste by M.N. Srinivas. So dominant caste का जो concept है that was mentioned by M.N. Srinivas, कहाँ पर जब वो संस्कृताइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं वहीं पर लिंक किया गया है किसको, डोमिनेंट कास्ट को. तो क्या एट्रीब्यूट्स बताए हैं एम.एन. श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट के, दैट वी हैव टू आंसर. सो श्रीनिवास asserts that to be a dominant caste, a caste must have the following characteristics. तो कुछ एट्रीब्यूट्स या कुछ करेक्टरिस्टिक्स को उन्होंने मस्ट कंसीडर किया है. सो व्हाट आर दीज. फर्स्ट वन इज इट मस्ट ओन अ साइजेबल अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड. तो एक डोमिनेंट कास्ट का एक बड़ी विशेषता है कि एक साइजेबल अमाउंट ऑफ कल्टिवेबल लैंड होना चाहिए, यानी ऐसी भूमि जिसको कल्टिवेट किया जा सके और उसका एक हम कहें कि मापनीय उसके पास उसका आधार होना चाहिए, इतनी मात्रा होनी चाहिए. यानी ऐसे नहीं कि एक ऐसे इतना सा टुकड़ा हुआ तो उसको हम साइजेबल लैंड नहीं कहेंगे. ठीक है, तो प्रॉपर साइजेबल लैंड होना चाहिए जो कि कल्टिवेट किया जाता हो. देन नेक्स्ट थिंग इज, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इट मस्ट बी ऑफ कंसिडरेबल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ. तो किसी भी कास्ट को डोमिनेंट कास्ट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसका कंसिडरेबल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होना ज़रूरी बताया श्रीनिवास ने. कोई ऐसी कास्ट जिसका बहुत कम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो डोमिनेंट कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बट एक कंसिडरेबल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली कास्ट को ही डोमिनेंट कास्ट कंसीडर किया गया है. Now after that there are few more characteristics. So next one is
it must enjoy a high place in the local caste hierarchy. डोमिनेंट कास्ट जो होगी वो लोकल कास्ट हायरार्की में, नाउ इस रीजन स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक कास्ट हायरार्की की यहाँ बात हो रही है, तो उस लोकल कास्ट हायरार्की में उस पर्टिकुलर कास्ट का ऑलरेडी एक हाई प्लेस या हाई स्टेटस होता है. द नेक्स्ट वन इज डोमिनेंट कास्ट often uphold traditional social norms and customs. तो डोमिनेंट कास्ट जो है वो अक्सर ट्रेडिशनल नॉर्म्स को और कस्टम्स को मेंटेन करते हुए चलती हैं. मेंटेन सोशल हायरार्कीज एंड एंजॉय सोशल प्रेस्टीज. तो ट्रेडिशनल सोशल नॉर्म्स को भी मेंटेन करते हैं, अपने कस्टम्स को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, साथ ही सोशल हायरार्की को और सोशल प्रेस्टीज को भी एंजॉय करते हैं, इनको भी मेंटेन करके रखते हैं. सो दीज आर द थिंग्स, ये पॉइंट्स ऐसे के ऐसे हम कवर करते हैं जब हम डोमिनेंट कास्ट को पढ़ते हैं. तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है आंसर लिखने की पर्पज़ से. आपको कुछ एक्स्ट्रा थॉट लगाना ही नहीं है, आपने ऐसे के ऐसे पॉइंट्स वहाँ पढ़े हैं और आपको यहाँ पर मेंशन कर देने होते हैं. आफ्टर दैट द लास्ट क्वेश्चन हियर इज, see, the last question is write 5 major problems of tribal community of Rajasthan. तो राजस्थान के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के 5 मेजर प्रॉब्लम्स आपसे पूछे गए हैं. तो क्योंकि आपको पांचों प्रॉब्लम्स को लिखना है, सिर्फ नाम लिखोगे तो 50 वर्ड्स नहीं होंगे, ठीक है. तो थोड़ा थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन भी देना होगा. दैट्स वाई आप यहाँ डायरेक्ट शुरू करें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देना है तो ऑलरेडी आपके वर्ड लिमिट जो है वो पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी. तो आप इसमें कोई भी फर्दर फिलर्स नहीं देंगे दैट दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ कम्युनिटीज ऑफ राजस्थान. देते भी हैं तो एक लाइन बढ़ जाएगी, बट हम डायरेक्ट लिखें क्योंकि पॉइंट्स में लिखना है. आपको 5 प्रॉब्लम पूछें तो आप सीधे पॉइंट नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट वन हियर इज मार्जिनलाइजेशन. मार्जिनलाइजेशन, मार्जिन पर होना, ठीक है, यानी एक हम कहें ना मेन ग्रुप से अलग होना, दैट इज मार्जिनलाइजेशन. सो दे आर ऑफन मार्जिनलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक सर्विसेज लीडिंग टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो डेफिनेटली जो ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो हमेशा से सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड रही हैं, यानी मेन सोसाइटी से कट कर अलग रही हैं, और इस कारण इन तक बेसिक सर्विसेज नहीं पहुंच पाती हैं, और ये उनकी पॉवर्टी के लिए और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है. देन सेकेंड थिंग इज़ लैंड राइट्स. तो अगेन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड राइट्स. वो बहुत लंबे समय से पर्टिकुलर लैंड पर रह रहे हैं, लेकिन उनकी लैंड को अक्वायर कर लिया जाता है, उनको लैंड राइट्स नहीं मिलते हैं कई बार, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है. सो स्ट्रगल्स फॉर लैंड राइट्स persist due to historical dispossession and inadequate land reforms. तो हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ ये एक बहुत बड़ा इशू है कि उनके हमेशा से स्ट्रगल रहे हैं लैंड राइट को लेकर के. हिस्टोरिकल डिस्पोजेशन रहा है उनका लैंड पर, लेकिन फिर भी उनसे लैंड को हम कहें एक्वायर कर लिया जाता है बहुत बार, और इसमें एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है इनएडिक्वेट लैंड रिफॉर्म्स, की प्रॉपर लैंड रिफॉर्म्स को नहीं अडॉप्ट किया जाता है. देन द थर्ड प्रॉब्लम इज़ ऑफ एजुकेशन. डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए. लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन हिंडर्स देयर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस. तो बिल्कुल जो लिमिटेड एक्सेस है अच्छे क्वालिटी एजुकेशन का, वो रहा है हमेशा से. बहुत अच्छी एक्सेस ट्राइबल एरियाज़ में क्वालिटी एजुकेशन का नहीं रहा, और इसके कारण हिंड्रेंस क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है उनके सोशल और इकोनॉमिकल प्रोग्रेस में. दैट इज़ डेफिनेटली अ मेजर प्रॉब्लम फॉर देम. After that, these two are also the problems. So there is a problem related to health care. तो जैसे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऐसे ही हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम भी है. inadequate health care facilities result in poor health outcomes especially in remote tribal areas. अगेन जो रिमोट ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो कम्युनिटीज़ बहुत हम कहें जोग्राफिकली अलग रिमोट एरियाज़ में रहती हैं,
उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं मिल पाती हैं और इस कारण पुअर हेल्थ आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। कई बार कोई डिजीज़ का आउटब्रेक्स हो सकते हैं और उस कारण से पूरी कम्युनिटी की हेल्थ पर ही प्रॉब्लम आ जाती है। द नेक्स्ट वन इज़ cultural preservation. This is also an issue for tribal communities. So the need to preserve their unique cultures and traditions while adapting to modernity poses a significant challenge. तो जो सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो एक्चुअल में चाहते हैं कि उनके कल्चर्स जो हैं, क्योंकि वो यूनिक हैं, वो अलग हैं, वो प्रिजर्व रहें, लेकिन उस प्रिजर्वेशन के लिए वो या तो बिल्कुल अलग रह जाते हैं, तो वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको नहीं उनका एडवांटेज ले पाते हैं। एंड अगर वो कोशिश करते हैं कि मॉडर्निटी की तरफ वो अडेप्ट हों ताकि उनके भी जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स हैं उन पर इम्पैक्ट पड़े, तो तब ऐसा करते हैं तो उनके कल्चर्स को वो प्रिजर्व नहीं रख पाते हैं, या हम कहें कि गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स नहीं करती है या इतने सफिशिएंट एफर्ट्स नहीं अब तक हुए हैं कि उनका कल्चरल प्रिजर्वेशन भी बना रहे एज वेल एज जो भी डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हैं वो उनका एडवांटेज लेते रहें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते हैं, कोई ऐसा टर्म नहीं आ जाएगा कि आप पढ़ोगे ही नहीं। डेफिनेटली सारी चीज़ें बहुत ही जनरल वे में आने वाली हैं, बट अगेन गेनिंग मैक्सिमम मार्क्स इज़ द टारगेट, कि आप कोई क्वेश्चन छोड़े नहीं, आप लिखें और अच्छे से लिखें। फॉर दैट पर्पज़ आपने आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। सिमिलरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज बोथ पोर्शंस, बिहेवियर एंड सोशियोलॉजी। साइमल्टेनियसली हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय।